press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. हेलो फ्रेंड, वेलकम टू वैष्णो जीएस क्लब। आज हम 8 क्लास की एनसीईआरटी पढ़ने जा रहे हैं, जो कि न्यू एनसीईआरटी है आपकी। ठीक है, कैसे, कब और कहाँ। ठीक है, ये हमारा न्यू चैप्टर है, कैसे, कब और कहाँ। देखिए, तारीखें कितनी महत्वपूर्ण होती हैं तो आपको बहुत पता होगा। आप कभी भी कोई भी इवेंट करते हैं या फिर से आपका बर्थडे है या फिर कोई सेलिब्रेशन, कोई भी चीज़ हो, उसमें तारीखें बहुत महत्वपूर्ण होती हैं। इस तरीके से हम इतिहास के बारे में भी जानेंगे, हिस्ट्री। आज हम यहाँ हिस्ट्री के बारे में जानेंगे कि तारीखें कितनी महत्वपूर्ण हैं यहाँ पे। एक वक्त था जब इतिहासकार तारीखों के जादू में ही खोए रहते थे। ठीक है, कब किस राजा की ताजपोशी हुई, कब कौन सा युद्ध हुआ, इन्हीं तारीखों में गर्मागर्म बहस चलती थी। आम समझ के हिसाब से इतिहास तारीखों का पर्याय माना जाता था। आपने भी लोगों को यह कहते हुए सुना होगा, इतिहास तो बहुत उबाऊ है भाई, बस तारीखें रटते जाओ, कहीं ये सन, कहीं वो सन, कहीं कुछ भी। क्या इतिहास के बारे में यह धारणा सही है? क्या आप मुझे कमेंट करके बताएं कि इतिहास के बारे में ये धारणा सही है? आप लोग को भी लगता है कि तारीखें रट लेना चाहिए, कहीं ये सन कहीं वो सन? इतिहास में बहुत ज़्यादा रहता है ना, घुमा फिरा के परेशान करता है। इसमें कोई शक नहीं है, इतिहास अलग अलग समय पर आने वाले बदलाव के बारे में ही होता है। इसका संबंध इस बात से है कि अतीत की चीज़ें किस तरह की थी और उनमें क्या बदलाव आए हैं। जैसे ही हम अतीत और वर्तमान की तुलना करते हैं, हम समय का जिक्र करने लगते हैं। ठीक है, हम पहले और बाद में की बात करने लगते हैं। रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हम अपने आसपास की चीज़ों को हमेशा ऐतिहासिक सवाल नहीं उठाते। हम चीज़ों को स्वाभाविक मानकर चलते हैं, जैसे कि हम स्वाभाविक ही मानते हैं हर चीज़ों को। मानो जो कुछ हमने दिख रखा है वह हमेशा से ऐसा ही हो। लेकिन हम सबके सामने कभी भी अचंभे के क्षण आते हैं। कई बार हम उत्सुक हो जाते हैं और ऐसे सवाल पूछते हैं कि जो वाकई ऐतिहासिक होते हैं। किसी व्यक्ति को सड़क के किनारे चाय के खूंटे भरते देख आप इस बात पर हैरान हो सकते हैं कि चाय या कॉफ़ी पीने का चलन शुरू कब हुआ होगा। रेल की खिड़की, अक्सर बच्चे क्या करते हैं, रेल की खिड़की से बाहर झांकते हुए आपके जहन में यह सवाल उठा सकता है कि रेलवे का निर्माण कब हुआ। रेलगाड़ी आने से पहले लोग दूर दूर की यात्रा किस तरह से कर पाते हैं। सुबह अखबार पढ़ते हुए आप जानने के लिए उत्सुक हो सकते हैं कि जिस ज़माने में अखबार नहीं छपते थे, उस समय लोगों कुछ चीज़ों की जानकारी कैसे मिलती थी। ठीक है, यहाँ पे आप ये एक देख रहे होंगे, ये मिरर नहीं है, सॉरी, मैं आपको बता दी हूँ। ब्राह्मण ब्रिटेनिया को शास्त्र भेंट कर रहे हैं। यहाँ पे ब्राह्मण जो है, ये यहाँ पे आप देख रहे हैं, ब्राह्मण जो है ब्रिटेनिया को शास्त्र भेंट कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ शास्त्र अपने आप भेंट करा जाता है। जेम्स रेलन द्वारा तैयार किए गए ये पहले नक्शे का आवरण 1782 में रॉबर्ट क्लाइव ने रेनेल को हिंदुस्तान के नक्शे तैयार करने का काम सौंपा था। ठीक है, भारत पर अंग्रेज़ों की विजय के समर्थन रेनेल को वर्चस्व स्थापित करने की प्रक्रिया इस नक्शे में महत्वपूर्ण लगता है। ठीक है, यहाँ पे सब दर्शाया गया। ये सारे ऐतिहासिक सवाल हमें समय के बारे में सोचने के लिए प्रेरित कर देते हैं। ठीक है, समय को हमेशा साल या महीने पैमाने पर नहीं देखा जा सकता। कई बार ऐसी प्रक्रियाओं, कोई तारीख तय करना वाकई गलत होता है, जो एक लंबे समय तक चलती रहती हैं। भारत में लोगों ने अचानक एक दिन सुबह
चाय पीना शुरू कर दिया, इसका स्वाद धीरे धीरे उनकी ज़ुबान पर चढ़ा था। इस तरह की प्रक्रियाओं के लिए कोई स्पष्ट तिथि नहीं हो सकती, या कोई भी नहीं कह सकता कब से ये चाय पीना शुरू की है। इस तरह हम ब्रिटिश शासन की स्थापना के लिए भी कोई भी एक तिथि नहीं बता सकते। राष्ट्रीय आंदोलन किस दिन शुरू हुआ था, अर्थव्यवस्था या समाज किस दिन बदलाव आए, यह बताना भी संभव नहीं है। ये सारी चीज़ें एक लंबे समय में घटती हैं। ऐसे में हम सिर्फ एक अवधि की बात कर सकते हैं, लगभग सही अवधि के बारे में बता सकते हैं। जब ये खास बदलाव दिखाई देने शुरू होंगे तो फिर लोग इतिहास की तारीखें से जोड़कर क्यों देखते हैं। इस जुड़ाव की वजह है, एक समय था जब युद्ध और बड़ी बड़ी घटनाओं को ब्यूरो को इतिहास माना तथा यह इतिहास राजा राजाओं और उनकी नीतियों के बारे में होता था। इतिहासकार ये लिखते थे कि कौन से साल राजा को ताज पहनाया गया, किस साल उनका विवाह हुआ, किस साल उनके घर में बच्चा पैदा हुआ, कौन से साल उनकी कौन सी लड़ाई लड़ी, वह कब मारा और उसके बाद कब और शासक गद्दी पर बैठा। इस तरह की घटनाओं के लिए निश्चित तिथि बताई जा सकती है और इस तरह की तिथियों को महत्व बनाता है। ठीक है, यहाँ पे हम एक डायग्राम देख लें। इसका ये विज्ञापनों से भी पसंद नापसंद तय होती है। ठीक है, पुराने विज्ञापनों से हमें यह समझने में मदद मिलती है कि नए उत्पादों के लिए बाजार किस तरह तैयार हुए, किस तरह नई रुचियां चलन में आई। ठीक है, ये आपको यहाँ पे दिख जाएगा। ये जो है एक विज्ञापन है, किस तरीके से विज्ञापन पहले किया करते थे, जैसे आज भी अखबारों में विज्ञापन आते हैं उस टाइप से पहले भी आते थे। ठीक है, नेक्स्ट तो फिर लोग इतिहास को तारीखों से जोड़कर क्यों देखते हैं। इस जुड़ाव की वजह है, एक समय था जब युद्ध और बड़ी बड़ी घटनाओं ब्यूरो को ही इतिहास माना जाता है। यह इतिहास राजा महाराजाओं को उनकी नीति के बारे में होता है। इतिहासकार ये लिखते हैं कि कौन से साल राजा को ताज पहनाया गया, किस साल उसका विवाह हुआ, किस साल उनके घर में बच्चा पैदा हुआ। ये इस तरह की तिथियों को महत्व बनाया गया। जैसा कि पिछले 2 साल में इतिहास की किताबों में आपने देखा है कि जब इतिहासकार बहुत सारे मुद्दे सवालों के बारे में भी लिखने लगे, वे इस बात का ध्यान देते हैं कि लोग किस तरह अपनी रोजी रोटी चलाते हैं, वे क्या पैदा करते हैं, क्या खाते हैं, शहर में कैसे बने और बाज़ार किस तरह फैले, किस तरह रियायतें बनी, नए विचार पढ़े और सांस्कृतिक समाज किस तरह बदले। ठीक है, कौन सी तारीखें हुआ करती थी। ये कुछ तारीखों को महत्वपूर्ण मानने का पैमाना क्या होता था। हमें जो तारीखें चुनते हैं, जिन तारीखों को इर्द गिर्द हम अतीत की कहानी बुनते हैं, वे अपने आप महत्वपूर्ण नहीं होती। वे इसलिए महत्वपूर्ण हो जाती हैं क्योंकि हम कुछ खास घटनाओं को महत्वपूर्ण मानकर चलने लगते हैं। अगर अध्ययन का विषय बदल जाता है, अगर नए मुद्दे ध्यान देने लगते हैं तो महत्वपूर्ण तारीखें बदल जाती हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पर हम एक उदाहरण पर देखते हैं, एक उदाहरण पर विचार करते हैं। भारत में ब्रिटिश इतिहासकारों ने जो इतिहास लिखे उनमें हर एक गवर्नर जनरल का शासनकाल महत्वपूर्ण है। ये इतिहास प्रथम गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग के शासन। प्रथम गवर्नर जनरल, यहाँ से देखिए क्वेश्चन है, बहुत इम्पोर्टेंट है। प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? वॉरेन हेस्टिंग, ये आप नोट कर लीजिए। शासन के शुरू होते थे और आखिरी वायसराय, ये लास्ट वायसराय कौन था? लॉर्ड माउंटबेटन। ठीक है, के साथ ख़त्म होते थे। अगर अलग अलग अध्यायों में एक दूसरे के गवर्नर जनरल हेस्टिंग, वेलजी, वेंटिंग, डलहौजी। ठीक है, ये आप यहाँ पे वॉरेन हेस्टिंग देखिए। वॉरेन हेस्टिंग 1973 में भारत के पहले गवर्नर जनरल बने। ठीक है, देख लीजिए किस टाइप से ये राजा महाराजाओं की तरह हमारे देश में आए। कैनिंग, लॉरेंस, लिटन, रिपन, ये सारे जो हैं हमारे क्या थे? गवर्नर जनरल थे। हार्डिंग, इरविन के बारे में भी पढ़ते हैं।
इस इतिहास में गवर्नर जनरल और वायसरायों का कभी ना खत्म होने वाला सिलसिला भी छाया रहता था। इतिहास की इन किताबों में सारी तारीखों का महत्व अधिकारी गतिविधियों नीतियों विधियों के आधार पर ही तय होता था। ऐसे मानो इन लोगों के जीवन के बाहर कोई ऐसी चीज़ नहीं थी जिसे जानना महत्वपूर्ण हो। इन लोगों के जीवन का क्रम ब्रिटिश भारत के इतिहास में अलग अलग अध्यायों का विषय बनता था। क्या हम इसी दौर के इतिहास को अलग ढंग से नहीं लिख सकते? गवर्नर जनरलों के इस इतिहास के चौखटे में हम भारतीय समाज के विभिन्न समूहों वर्गों गतिविधियों किस तरह से ध्यान दे सकते हैं। ठीक है, जब हम इतिहास का कोई कहानी लिखते हैं या उसमें टुकड़ों या अध्यायों को बांट देते हैं, हम ऐसा क्यों करते हैं? ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि हम अध्याय में कुछ सामंजस्य रहे। इसका मकसद कहानी को इस तरह सामने लाना होता है कि उसे आसानी से समझा जा सके और याद रखा जा सके। इस प्रक्रिया में हम उन घटनाओं पर जोर देते हैं जो कहानी को पेश करने में मददगार होती है। जो इतिहास गवर्नर जनरल के जीवन इर्द गिर्द चलता है, उसमें भारतीयों की गतिविधियों कोई मायने नहीं रखती, उनके लिए वहाँ कोई जगह नहीं होती। तो फिर क्या किया जाए? जाहिर है हमें इतिहास का एक अलग खाका बनाना पड़ेगा। इसका मतलब यह है कि अब जिन तिथियों को महत्व दिया जा रहा था वे महत्वपूर्ण नहीं रहेंगी, हमारे लिए नई तिथियाँ महत्वपूर्ण हो जाएंगी। ठीक है, हम अवधियाँ कैसे तय करते थे? ठीक है, ये देखते हैं। 1817 में स्कॉटलैंड के अर्थशास्त्री राजनीतिक दार्शनिक जेम्स मिल के 3 विशाल खंडों में ए हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया भारत का इतिहास नामक एक किताब लिखी। इस किताब में उन्होंने भारत के इतिहास में हिंदू मुस्लिम और ब्रिटिश इन 3 कालखंडों में बांटा था। ठीक है, कालखंडों के इस निर्धारण को ज़्यादातर लोगों ने मान लिया। क्या आपको भारतीय इतिहास समझने के तरीके में कोई समस्या दिखाई देती है? इतिहास को हम अलग कालखंडों के बांटने की कोशिश क्यों करते हैं? इसकी एक वजह है हम एक तौर पर खासियत उनके केंद्रीय तत्वों को पकड़ने की कोशिश करते हैं, इसलिए ऐसे शब्द महत्वपूर्ण हो जाते हैं जिनके सहारे हम समय को बांटते हैं। ये शब्द अतीत के बारे में हमारे विचारों को दर्शाते हैं। वे हमें बताते हैं कि एक अवधि दूसरी अवधि के बीच में बदलाव का क्या महत्व होता है। ठीक है, इतिहासकारों से हमें पढ़ने में ये मदद मिल जाती है, जिससे अवधि जो चेंज होती रहती है ना, उसके बारे में उसका महत्व पता चलता है। मिल को लगता है कि सारी एशियाई समाज सभ्यता के मामले में यूरोप से पीछे हैं। इतिहास की उनकी समझदारी ये थी कि भारत अंग्रेज़ों के आने से पहले यहाँ हिंदू और मुसलमान तानाशाहों की राज चलता था। यहाँ चारों ओर केवल धार्मिक बैर, जातिगत बंधनों, अंधविश्वासों का ही बोलबाला है। मिल की राय में ब्रिटिश शासन भारत को सभ्यता की राह पर ले जाया जा सकता था। इस काम के लिए ज़रूरी था कि भारत में यूरोपीय शिष्टाचार, काल संस्थानों और कानूनों को लागू किया जाए। मिल ने तो यहाँ तक सुझाव दिया कि अंग्रेज़ों को भारत के सारे भूभाग पर कब्जा कर लेना चाहिए ताकि भारतीय जनता का ज्ञान और सुखी जीवन प्रदान किया जा सके। उनका मानना था कि अंग्रेज़ों की मदद के बिना हिंदुस्तान प्रगति नहीं कर सकता। यूरोपवासियों का मानना था। इतिहास की इस धारणा में अंग्रेज शासन प्रगति और सभ्यता का प्रतीक था। अंग्रेजी शासन से पहले सारा अंधकार दौर था। क्या इस तरह की अवधारणा स्वीकार किया जा सकता है? नहीं किया जा सकता ना, क्योंकि उनके पहले तो हमारा वैसे भी बहुत विकसित था। क्या इतिहास के किसी दौर को हिंदू या मुसलमान के दौर कहा जा सकता है? क्या इन सारे दौर कई तरह के धर्म एक साथ नहीं चलते? किस युग को केवल उस समय के शासकों के धर्म के हिसाब से तय करने की ज़रूरत क्या है? अगर हम ऐसा करते हैं तो इसका मतलब यह कहना चाहते हैं कि और के जीवन और तौर तरीके कोई महत्व नहीं होता। हमें याद रखना चाहिए कि प्राचीन भारत सारे शासकों का भी एक धर्म नहीं होता था। ठीक है, अंग्रेजों द्वारा सुझाए गए वर्गीकरण से अलग हटकर इतिहासकार भारतीय इतिहास को आमतौर पर एक प्राचीन, मध्यकालीन, आधुनिक काल में बांट देते हैं। इस विभाजन की अपनी समस्याएं हैं। इतिहास को इन खंडों में बांटने की यह समझ
भी पश्चिम से आई है। पश्चिम में आधुनिक काल को विज्ञान, तर्क, लोकतंत्र, मुक्ति और समानता जैसे आधुनिकता की ताकतों के विकास का युग माना जाता है। उनके लिए मध्यकालीन समाज वे समाज थे जहाँ आधुनिक समाज की विशेषताएं नहीं थी। क्या हम अपने अध्याय के लिए आधुनिक काल की इस अवधारणा को बिना सोच विचारे ऐसे ही अपना सकते हैं, जैसा कि आप इन किताबों में देखेंगे। अंग्रेज़ों के शासन में लोगों के पास समानता, स्वतंत्रता की मुक्ति नहीं थी और न ही आर्थिक विकास और प्रगति का दौर था। बहुत सारे इतिहासकार इस युग को औपनिवेशिक युग कहते थे। ठीक है, ये औपनिवेशिक। अब यहाँ पे बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, औपनिवेशिक क्या है, ये आपका जो है इम्पोर्टेंट है बहुत, है आपको लिखना, नोट करना है। इस किताब में आप पढ़ेंगे कि किस तरह के अंग्रेज़ों ने हमारे देश को जीता, स्थानीय नवाबों और राजों को दबाकर शासन स्थापित किया। आप देखेंगे कि किस तरह अर्थव्यवस्था समाज में नियंत्रित किया, सारे खर्चों को टालने के लिए राजस्व वसूला किया, है ना, ये सारी चीज़ें इसमें। ब्रिटिश शासन के कारण मूल्य, मान्यताओं, पसंद नापसंद, रीति रिवाज, तौर तरीके क्या बदलाव आए। ठीक है, सांस्कृतिक नाइज पर औपनिवेशिक, ये आपको जब एक देश, यहाँ से इसकी डेफिनेशन है, जब एक देश दूसरे देश के दबदबे में इस तरह के राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक बदलाव आते हैं तो इस प्रक्रिया को औपनिवेशीकरण कहा जाता है। ठीक है, लेकिन जल्दी आप समझ जाएंगे कि सारे वर्ग समूह इन बदलावों को एक ही ढंग से अनुभव कर रहे थे, इसलिए इस किताब को हमारे अतीत के नाम दिया गया। ठीक है, इसलिए इस किताब को हमारा क्या नाम दिया गया है, अतीत, यानी कि कई अतीतों पर केंद्रित नाम दिया गया है। ठीक है, यहाँ पे ये गृह विभाग को भेजी गई रिपोर्ट है, ये आपको पूरी पढ़नी है। यहाँ पे हम किस तरह जानते हैं, भारतीय इतिहास के पिछले 250 साल का इतिहास लिखने के लिए इतिहासकार कौन से स्रोतों का इस्तेमाल करते हैं। प्रशासन अभिलेख तैयार करता है। अंग्रेजी शासन द्वारा तैयार किए गए सरकारी रिकॉर्ड इतिहास का एक महत्वपूर्ण साधन होते हैं। अंग्रेज़ों की मान्यता चीज़ों को लिखना बहुत ही महत्वपूर्ण होता है उनके लिए। हर योजना, नीति, निवेश, व्यक्तिगत फैसले, सहमति, जाँच, साफ लिखना जरूरी था। ठीक है, अंग्रेज़ों को यह लगता था कि तमाम अहम जो दस्तावेज और पन्नों को संभाल कर रखना जरूरी है, लिहाजा उन्हें सभी शासकीय संस्थाओं में अभिलेख कक्ष बना दिए। तहसील में दफ्तर, कलेक्टर, कमिश्नर के दफ्तर, प्रांतीय सचिवालय, कचहरी, सबके अपने रिकॉर्ड रूम होते थे। ठीक है, महत्वपूर्ण दस्तावेज को बचाकर रखने के लिए अभिलेखागार और संग्रहालय जैसे संस्थान भी बनाए गए। ठीक है, 19वीं सदी की शुरुआत में प्रशासन की एक शाखा दूसरी शाखा के पास भेजे गए पत्रों, ज्ञापनों को आज भी अभिलेखागारों में देख सकते हैं। वहाँ जिला अधिकारी द्वारा तैयार किए गए नोट्स, रिपोर्ट पढ़ सकते हैं। ऊपर बैठे अफसरों के प्रांतीय अधिकारी को भेज गए निर्देश, सुझाव दे सकते हैं। 19वीं सदी के शुरुआती सालों में इन दस्तावेज नकल बनाई जाती है। यही आज भी हो रहा है। आप देख रहे होंगे कि हमारे यहाँ कलेक्टर ऑफिस, ये सारे दस्तावेजों को हम संभाल कर रखते हैं। उन्हें, ये भी अंग्रेज़ों की देन है, उन्हें कुछ नवीसी के माहिर लिखते थे। कुछ नवीसी या सुलेख नवीसी ऐसे लोग होते हैं जो बहुत सुंदर ढंग से चीज़ें लिखते हैं। ये जो आप एक बहुत अच्छा शब्द है, कुछ नवीसी, ये जो क्या होते थे, बहुत सुंदर लिखते थे। जैसे आजकल जो भी लिखता है तो उसे हैंड राइटिंग आर्ट वाला बोलते हैं, इसी प्रकार उसमें होते थे। 19वीं सदी के मध्य तक छपाई। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार 1920 के दशक में बनाया गया ये। ठीक है, जब नई दिल्ली का निर्माण हुआ तो राष्ट्रीय संग्रहालय और राष्ट्रीय अभिलेखागार दोनों वायसराय के निवास के नज़दीक बनाए गए थे। इससे पता चलता है कि अंग्रेज़ों की सोच में इन संस्थाओं में कितना भारी महत्व था। ठीक है, अब यहाँ पे हम देखते हैं तकनीकी भी फैलने लगती थी।
इस तकनीक के सहारे प्रत्येक सरकारी विभाग की कार्यवाही के दस्तावेज कई प्रतियां बनाई जाने लगी। सर्वेक्षण का बढ़ता महत्व। औपनिवेशिक शासन के दौरान सर्वेक्षण का चलन भी महत्वपूर्ण होता गया। अंग्रेज का विश्वास था कि किसी देश पर अच्छी तरह शासन चलने लगने के लिए उसके सही ढंग से जानना जरूरी होता है। ठीक है, यहाँ पे ये शरीफे का पौधा 1970 का दशक का। ठीक है, इनको अंग्रेजों द्वारा बनाए गए वनस्पति उद्यान, प्राकृतिक इतिहास संग्रहालयों के विभिन्न पौधों के नमूने संबंधित जानकारी इकट्ठा की जाती थी। 19वीं सदी की शुरुआत में पूरे देश में एक नक्शा तैयार करने के लिए बड़े सर्वेक्षण किए जाने लगे। गांव राजस्व क्षेत्र सर्वेक्षण किए गए। इन सर्वेक्षण में धरती की सतह, मिट्टी गुणवत्ता, जहाँ मिलने वाले पेड़ पौधे और जीव जंतु, स्थानीय फसलों लगाया जाता था। ठीक है, अंग्रेजों की राय में किसी इलाके का शासन चलाने के लिए इन सारी बातों को जानना जरूरी था। 19वीं सदी के आखिरी से हर 10 साल में जनगणना की जाने लगी। जनगणना के जरिए भारत के सभी प्रांतों में रहने वाले लोगों की संख्या, उनकी जाति, व्यवसाय के बारे में जानकारी इकट्ठा की जाती थी। इसके अलावा वनस्पतिक सर्वेक्षण, वैज्ञानिक सर्वेक्षण, पुरातत्व सर्वेक्षण, यहाँ पे बहुत सारे सर्वेक्षण भी अंग्रेजों के द्वारा करवाए जाते थे। ठीक है, अधिकृत रिकॉर्ड में क्या पता चला? जो रिकॉर्ड के इस विशाल भंडार से हम कुछ पता लगा सकते हैं, फिर भी इस बात को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता कि ये सारे सरकारी तस्वीरों को भी बहुत ध्यान में देखना चाहिए। देखिए यहाँ पे ये जो तस्वीर है, बंगाल के मानचित्रण और सर्वेक्षण कार्य चल रहा है। ठीक है, ये बंगाल में जो है मानचित्रण और मानचित्र बना के सर्वेक्षण कार्य, जेम्स प्रिंस द्वारा बनाई गई तस्वीर। ठीक है, ध्यान से देखें, सर्वेक्षण इस्तेमाल होने वाले उपकरण चित्र के अगले हिस्से को दिखाया गया है। ठीक है, यहाँ पे है किसानों के खाने लायक नहीं। ये पे 1857 के विद्रोही, ये देख कैसे विद्रोह हुआ था 1857 में। ये एक रियल तस्वीर है। NCERT में जो है हमें रियल तस्वीरें देखने को मिलती हैं। तस्वीरों को भी बहुत ध्यान से देखना चाहिए, उनमें हमें इतिहास, चित्रकार की सोच पता चलती है। 1857 के विद्रोह के बाद अंग्रेजों द्वारा तैयार की गई सचित्र पुस्तकों में यह तस्वीर कई जगह दिखाई देती है। इस तस्वीर के नीचे लिखा होता है, बागी सिपाही लूट खसोट में लगे हुए हैं। अंग्रेजों की नज़र विद्रोही जनता लालची, दुष्ट और बेरहम थी। इस विद्रोह में आप देख सकते हैं। रिकॉर्ड है इनसे हमें यही पता चलता है कि सरकारी अफसर क्या सोचते थे, जिनकी दिलचस्पी किन चीज़ों में थी और बाद के लिए वे किन चीज़ों को बचना चाहते थे। इन रिकॉर्ड में हमें समझाने की मदद मिलती है दूसरे महसूस उनकी कार्रवाइयाँ क्या वजह थी। इन बातों को जानने के लिए हमें कहीं भी देखना होगा। हम ऐसे दूसरे स्रोतों को तलाश में निकलते हैं और उनकी कोई भी कमी नहीं है, लेकिन सरकारी रिकॉर्ड के मुकाबले उन्हें ढूंढना ज़्यादा मुश्किल साबित होता था। ठीक है, लेकिन ये सारे स्रोत जो है उन लोगों से रचे हैं जो पढ़ना लिखना जानते थे। इनमें हम पता नहीं लगा सकते आदिवासी किसान खादानों में काम, सड़कों की ज़िंदगी गुजारा, गरीब किस तरह अनुभव गुजार रहे हैं। अगर आप थोड़ी कोशिश करें तो हम इस बारे में जान सकते हैं, जैसे कि इस किताब के आगे तो समझ में आने लगेंगे। देखिए यहाँ से फिर याद करें, ये सारे आपके क्वेश्चन हैं। ठीक है फ्रेंड, ये वीडियो यहीं पे ख़त्म होता है। ये लेक्चर यहीं पे हम समाप्त करते हैं। नेक्स्ट चैप्टर में नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप मुझे कमेंट कर ज़रूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करना मत भूलें। थैंक यू।